इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र का नाम भरोसा पत्र दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इस संकल्प पत्र को जारी किया और कहा कि भरोसा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नगद सहायता के वादे भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया। बता दें कि घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नकद सहायता के वादे भी शामिल हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा, यह संकल्प पत्र बंगाल के विकास का रोड मैप है, जो हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देगा। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार आते ही हम 200 दिनों में घुसपैठियों द्वारा कब्जाई हुई जमीन खाली कराएंगे। अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहां एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। कार्यक्रम में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा बीजेपी से जोड़ी गई 1,000 रुपए करोड़ की डील वाली वीडियो पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे हजारों वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और बीजेपी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। वहीं शाह ने तटीय विकास के लिए कोस्टल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को
डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी हैं। अमित शाह ने बताया कि बीजेपी बंगाल में भरोसे का शासन स्थापित करेगी और राज्य को सोनार बंगाल बनाएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और अब बंगाल को भी उसी राह पर लाया जाएगा। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में अब एक नई पारी की शुरुआत की है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई है। संसद के लिए आज का दिन एक बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बना। लंबे समय तक सूबे की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ नीतीश कुमार उन चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो चारों सदनों यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कहा कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। अब कितना अभी शपथ लिए हैं, खुद इच्छा से आए हैं और हम लोग वो उन्होंने खुद ये निर्णय लिया है और हम लोग उनके निर्णय को सब दिन मानते रहे, इसलिए मान रहे हैं। ये इससे बड़ा सुखद क्षण क्या होगा कि नीतीश जी 20 साल बिहार में समरस समाज की सरकार को चलाया और बिहार का विकास किया। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और 15 साल लालू जी का शासन रहा तो ये 15 साल जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बिहार की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने शपथ को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को जबरदस्ती शपथ दिलवाई है। अरे तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ले लिए? हम तो पहले भी कह रहे थे भाई ये तो औपचारिकता है और ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, तो दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश, यही ना? तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है कितना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। नीतीश कुमार गुरुवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया था। बिहार की सक्रिय राजनीति से दिल्ली के गलियारों तक का ये सफर न केवल नीतीश कुमार की व्यक्तिगत पारी का एक नया अध्याय है, बल्कि बिहार एनडीए के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल में किसी भी दल के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। 1000 करोड़ की डील पर हुमायूं कबीर ने टीएमसी से सबूत मांगे हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले हलचल तेज हो गई है। AIMIM ने बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल में किसी भी दल के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। AIMIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए साफ कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। AIMIM ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से AIMIM ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें कि हुमायूं कबीर के एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ओवैसी ने ये फैसला लिया है। हालांकि कबीर ने इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया है और TMC पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताते हुए सभी आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने TMC को चुनौती देते हुए उससे सबूत मांगे हैं। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो TMC को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देखा, मेरा किसी को साथ सब लेना देना में है नहीं। ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन टूटने के बाद बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी रीजनल पार्टियों के साथ ऐसा ही करती है। इसका जीता जागता उदाहरण हुमायूं कबीर हैं। ये देखिए, पार्ट 1 सामने आया है, दोनों की बात, वीडियो सब सामने आ गया। डील 1000 करोड़ की हुई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब इससे भाजपा को वो चाल चरित चेहरा सामने आ गया जो हम कहते हैं, जातियों धर्म के आधार पे ये लोगों को बांट के रीजनल पार्टीज को अपना वोट लेते हैं। ये बीजेपी को फायदा करने के लिए हमारे ओवैसी साहब जो है वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या बोलूं मैं, ओवैसी इतने विद्वान आदमी है, बैरिस्टर साहब, संयम रखना चाहिए और अपोजिशन में जो अपने साथी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने TMC के सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने गठबंधन टूटने पर कहा है कि ऐसे गठबंधनों का कोई वजूद नहीं है और बीजेपी को ममता बनर्जी को हराने के लिए हुमायूं कबीर की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि विपक्षी दल चाहे वो कोई भी हो, उनमें घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बड़े बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है, चाहे विपक्षी दल कोई भी हो, क्योंकि उनकी ना तो दिशा और दशा दोनों ही ठीक नहीं है। कौन किसका मित्र हो जाए और कौन किसका शत्रु हो जाए, ये उनके बीच में एक विडंबना है। इसने वीडियो कराया, 1000 करोड़ रुपया हुमायूं कबीर को कौन देगा? मैं तो बोलता हूँ कुछ अस्तित्व तो नहीं होता राजनीति में। इस प्रकार प्रोपेगेंडा करके कोई फायदा नहीं है। देखिए, MIM हो या TMC, दोनों एक ही पहलू चलाते हैं, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो सिर्फ NDA का है। तो हुमायूं कबीर हो या कोई अन्य, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि वेस्ट बंगाल में आज जो वातावरण है वो खौफ का है और वो वातावरण खत्म करने के लिए सिर्फ एक डेवलपमेंटल एजेंडा चलेगा। दरअसल पूरा मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें हुमायूं कबीर को कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ CM ममता बनर्जी को हराने की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की सियासी हलचल को तेज कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है। और अब खबर उज्जैन की, जहां से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र के झालरिया गांव में एक हादसा हुआ और ये हृदय विदारक घटना, जहां राजस्थान के पाली जिले का निवासी 3 साल का एक मासूम
भगीरथ अचानक 70 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा। उज्जैन में 3 साल का ये बच्चा पिछले कई घंटों से बोरवेल में फंसा हुआ है। फिलहाल जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। उज्जैन के बाणनगर क्षेत्र स्थित ग्राम झालरिया में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां राजस्थान के पाली जिले का निवासी 3 साल का मासूम भागीरथ अचानक 70 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा। बच्चा लगभग 12 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है। रात भर चले ऑपरेशन में प्रशासन को सफलता नहीं मिली। फिलहाल जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन ने घटना के कुछ घंटे बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। कई मशीनें मौके पर बुलाई गई और बोरवेल के आसपास दूसरा गड्ढा खोदा गया। हालांकि शुक्रवार सुबह तक बच्चा बोरवेल में ही फंसा था। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि झालरिया गांव में बचाव अभियान जारी है। भीड़ों को चराने के लिए अपने परिवार के साथ आया 3 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था। पिछले करीब रात्रि 9 बजे से हमारे द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ग्राम झालरिया में, जहाँ 3 साल का एक बच्चा जो अपने परिजनों के साथ यहाँ पर भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था और कौतूहलवश उसने जब बोर का ढक्कन हटाया और उसके बाद उसको देखने के वजह से वो उसमें अंदर गिर गया। अभी जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो भोपाल और हरदा और इंदौर से आई हुई है, उनके द्वारा करीब 75 फीट पर बच्चे को लोकेट किया गया है और अंदर कैमरा भी डाला गया है और उनके जो डिवाइसेस हैं वो भी डाले गए। तो हम उनके द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को रिकवर कर लिया जाए। जैसा आप देख पा रहे हैं, मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो विशेषज्ञ दल हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं और जो घटना के बारे में करीबन कल देर शाम जो है घटना घटित हुई है। राजस्थान के कुछ परिवार हैं जो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे कैंप किए हुए थे और मवेशियों के चराने के क्रम में यहाँ पे परिवार थे और बच्चों के द्वारा जो है खेलकूद किया जा रहा था। बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद परिजनों का हाल बेहाल हो गया है। परिवार ने बताया कि ये घटना शाम करीब 7 बजे हुई। बच्चा गलती से खुले बोरवेल में गिर गया और ये 7 बजे की घटना है और घटना हम फोन लगाए, हमको भी मालूम पड़ा तो हम भी, हमारा डेरा बहुत दूर है, वहाँ से आए हम और जैसे ही मालूम पड़ा तो यहाँ के स्थानीय सरपंच वगैरह ने इनकी सहायता की, पुलिस प्रशासन सभी सहायता में जुड़े हुए हैं। आज तक रेस्क्यू सफल नहीं हुआ है और ये हमको मालूम नहीं है कि बच्चे की क्या हाल चाल है, वो हमको कोई मालूम नहीं है। सरकार के सभी अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, डॉक्टर्स, प्रशासन के सभी अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए और हम भी प्रभु से कामना करते हैं कि बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। क्या घटना? ये बालक खेल रहा था और ये राजस्थान के रहने वाले हैं जो भेड़ चराने का काम करते हैं। बच्चा खेलते खेलते उस नलकूप में गिरा है। बता दें कि राजस्थान के पाली से भेड़ लेकर कुछ लोग बाणनगर के झालरिया गांव में आए हुए हैं। घटना के बाद सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला, बाणनगर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब बोरवेल के भीतर कैमरा डाला गया तो स्थिति और भी चिंताजनक पाई गई। भागीरथ 65 से 70 फीट गहराई पर फंसा हुआ है और उस स्थान पर अत्यधिक पानी भरा हुआ है। जेसीबी मशीनों की मदद से बोरवेल के समांतर एक गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि मासूम तक जल्द से जल्द पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उज्जैन के बाढ़ सिद्धार्थनगर में मॉडल अन्नपूर्णा भवन निर्माण में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है और प्रधान द्वारा बजट पहले ही निकाल लिया गया। साल 2024 में टेंडर स्वीकृत हुआ,
2025 में बजट जारी हुआ और 2026 में निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जर्जर पुलिया से हादसे की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। सीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रकरण आप लोगों द्वारा संज्ञान में अभी लाया गया है और हमारे हर ब्लॉक में एक नोडल अधिकारी हैं जो भी ग्राम सभा से संबंधित शिकायतें आती हैं उसकी जांच के लिए नियुक्त है और उनसे जांच कराई जाएगी और अगर जांच आ गई है तो उस पर जो यथोचित नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, मॉडल अन्नपूर्णा भवन, पंचायत भवन और सीसी रोड तमाम जगह मिलता है और जो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और जांच रिपोर्ट जो जांच अधिकारी द्वारा किया गया उसमें भी साफ तौर पर उनके द्वारा मेंशन किया गया है। बिल्कुल, अगर जांच में आया है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है और जो गबन अगर हुआ है तो उसकी रिकवरी का प्रोविजन है 30-30। और अब खबर पीलीभीत की। हमने एक मुहिम शुरू की है। परिवहन विभाग के जो कामकाज है उसकी जमीनी हकीकत जो है वो सामने लाने की। तो पीलीभीत में परिवहन व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है और जांच हुआ है। रियलिटी जो चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि सड़कों पर बड़ी संख्या में ओवरलोडेड वाहन दौड़ रहे हैं और इससे हादसे भी बढ़ रहे हैं। गन्ना सीजन में ट्रकों का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि स्कूल बसों की स्थिति फिलहाल संतोषजनक पाई गई है और जांच में यह भी सामने आया है कि परिवहन विभाग चालान तो करता है लेकिन ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिना कागजों की बसें खुलेआम चल रही हैं। अधिकारी सुधार के दावे कर रहे हैं लेकिन जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है वो कुछ और ही है। अमित पाल पीलीभीत से हमारे संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। वाइस टीम के द्वारा ये रियलिटी धरातल पे चेक किया गया और अधिकारियों से जानकारी ली तो पता चला कि पीलीभीत में स्कूलों में भी तो सुधार है लेकिन अगर रोडों पर देखा जाए तो ओवरलोड वाले वाहन आए दिन दौड़ते नजर आते रहते हैं और हादसे होते रहते हैं। क्योंकि पीलीभीत में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गन्ना वाला क्षेत्र, गन्ने भरे ट्रक आए दिन चलते रहते हैं और ट्रालियों से हादसे होते रहते हैं। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत पूरी कार्रवाई करता है। अगर वाहन कोई अगर बिना हेलमेट लगाए चलता उसका चालान होता है, बिना सीट बेल्ट का होता है। इसके लिए जागरूकता भी उत्पन्न की जाती है। गाड़ियों के फिटनेस परमिट और यदि कोई ओवरलोड वाहन चलता है तो उसकी भी चेकिंग की जाती है और उसके भी जो है चालान एवं बंद की कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आपको भी संज्ञान में है कि ये जो गन्ने भरे ट्रक होते हैं किसानों के होते हैं, इनको हम लोग जो है यदि कोई बहुत ज़्यादा जो है ओवरलोड होता है तो उसको कार्रवाई करते हैं। बाकी सब किसानों के ट्रैक्टर होते हैं जो ट्रैक्टर होते हैं एग्रीकल्चर कार्य के लिए प्रयुक्त जो है हो सकते हैं। इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर से यदि किसी की स्पीड अनुमान क्षमता से ज़्यादा है तो उसके खिलाफ जो है ओवर स्पीडिंग के संबंध में कार्रवाई की जाती है। देखिए, जंगल में नियंत्रित गति से गाड़ियों को चलाने के लिए हम लोगों ने अपने स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जो सड़क जंगल से गुजरती है वहाँ एंट्री एग्जिट पॉइंट पे बैरियर्स भी हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जंगल के अंदर भी जो है स्पीड कंट्रोल करने के लिए बैरियर लगाए गए हैं और लगातार हमारा स्टाफ भी है वो दिन में रात में गश्त पर रहता है और अगर कोई वाहन तेज गति से चलता हुआ मिलता है तो उसको पहले तो समझाने का प्रयास किया जाता है और अगर उसके बाद भी जो है चीज़ें नहीं होती हैं तो उसमें जो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2072 है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। देखिए, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लकड़ी जा रही है वो कहाँ से कटी हुई है। ठीक है, लकड़ी काटना प्रतिबंधित नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र से लकड़ी काटना जो है कानूनी जुर्म है। यहाँ पे सामाजिक वन के डिवीजन भी है जहाँ पे आपके यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया तथा अन्य कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको काटने पर सरकार ने छूट दी है और इन प्रजातियों का उपयोग आपका जो है व्यापार के लिए तथा जो हमारा टिम्बर मटेरियल उसके लिए होता है। ठीक है, तो जो आप जो बता रहे ट्रक ओवरलोड आते हैं, ट्राली ओवरलोड आ रही हैं, मुख्य रूप से यूकेलिप्टस की या पॉपुलर की लकड़ियाँ होती हैं। जो ओवरलोडिंग का मामला है वो वन विभाग संबंधित नहीं है, वो आपको ट्रांसपोर्ट विभाग संबंधित है। आप उनसे अगर पूछताछ करेंगे तो बेहतर होगा। जी, धन्यवाद। इंडिया वॉइस की टीम के द्वारा पीलीभीत का परिवहन विभाग के द्वारा रियलिटी टेस्ट किया गया जिसमें पता चला कि कई ओवरलोड वाहन हर समय चलते रहते हैं। वहीं अगर जानकारी ली, अधिकारियों से भी जानकारी ली और अधिकारियों से ये जानकारी ली कि विद्यालय में या पब्लिक बसें या रोडवेज बसें या पब्लिक ट्रक हो गए, इनमें क्या क्या
ओवरलोड होकर के चलता। तो इसमें कई ऐसे वाहन आए उसमें ओवरलोड होकर के पीलीभीत में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, जैसे कि गन्ना आदि लकड़ी वगैरह इतनी लोड भरी गाड़ियां चलती रहती हैं पीलीभीत में। पीलीभीत में ओवरलोड वाहनों पर जो है कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की जाती है। कहीं ना कहीं जो है जो संबंधित विभाग हैं उनकी सांठ-गांठ के चलते ओवरलोड वाहन जो हैं सड़कों पे दौड़ते हुए नजर आते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णपुर एक स्कूल में मौजूद है। यहाँ पर बस के ड्राइवर व स्टूडेंट भी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि पीलीभीत की यातायात में किस तरह से सुधार है, ये लोग किस तरह से बस का संचालन करते हैं, बस को रास्ते में किस तरह से चलाते हैं, अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी पड़ती है तो ये लोग किस तरह बच्चों को सुरक्षित बस से निकालने में कामयाब होते हैं। भैया, जैसे कि अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे रास्ते में हादसा हो जाता है या बस में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप लोग उस समय क्या करते हैं? अभी तक तो कोई आई नहीं है ऐसी इमरजेंसी, लेकिन आएगी तो फिर बच्चों को सुरक्षित निकाला जाएगा। अच्छा, बस की अगर बात करें तो बस कितनी तेज गति पे चलती है? 60 पे मिनिमम चलती है। अगर बात करें तो कागज या मतलब किस तरह से आप लोग डेलीकेट करते हैं? सारे कागज कंप्लीट हैं। सारे कागज कंप्लीट रहते हैं। गाड़ियों की मतलब अगर कोई असुविधा होती है तो सब कंप्लीट रहता है। भैया, जैसे अगर बस के टाइम में बच्चों को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उस समय क्या करते हैं? दिक्कत अभी तक तो कोई आई नहीं है। बाई चांस अगर जैसे गार्जियन की कंप्लेंट हो या कोई कुछ भी हो, गार्जियन को फोन करते हैं, गार्जियन को तत्काल फोन करते हैं। इमरजेंसी पर आपके एक विंडो होती है, उसे कैसे मैनेज करते हैं? जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, तो फिलहाल बैंडो है। अच्छा, आपका बच्चे क्या नाम है? आरुष यादव। जैसे आप अगर बस से आते हो तो अगर इमरजेंसी पड़ती है तो क्या करते हैं आप लोग? अभी तक कोई इमरजेंसी पड़ी नहीं है। इमरजेंसी अभी पड़ी नहीं है। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर प्राइमरी स्कूल। कहाँ से आते हैं? कलीनगर से आते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी कहते हैं सुरक्षित जाना, तो आप लोग बस में आते हो तो बस में कैसा महसूस होता है आप लोगों को? अच्छा, अच्छी तरह से आते हैं। क्या नाम है आपका? केशव यादव। आप लोग बस में आते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? गाड़ी के बगैर जैसे ड्राइवर चालक है, ये लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं? सही से चलाते हैं। फिलहाल तो गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है। आज तक जब से हम चला रहे हैं गाड़ी, आज तक कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ी नहीं। पंचर गाड़ी हो जाने पर आप लोग क्या करते हैं? पंचर हो जाने पे तुरंत टायर बदलते हैं। स्टेपनी रहती है गाड़ी की। गाड़ियों की क्या कंडीशन है? गाड़ियों की सब 1 नंबर कंडीशन है, सब सेफ, मतलब टोटल ठीक गाड़ी है, ठीक ठाक चल रही है। जैसे कि देखा है कि गाड़ी में अगर बात करें तो इमरजेंसी आती है तो पीछे एक विंडो दे रखा है और बकाया इमरजेंसी पड़ने पर टोल फ्री नंबर गाड़ी पे लिखे रहते हैं। बाइक कोई भी कॉल करके इमरजेंसी की पर कोई भी कॉल करके सूचना दे सकता है। सर, RFID में अपने यहाँ जो बसें चलती हैं बच्चों के लिए, उनके लिए इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं और क्या सुरक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए की जा रही है? बच्चों के लिए इमरजेंसी में जो इमरजेंसी के जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हैं। और जैसे इमरजेंसी बाई चांस कभी बीच में आ जाती है या आगजनी हो जाती है बसों के अंदर, तो उसमें क्या सुरक्षा अपने जो सुरक्षा व्यवस्था के मानक हैं उसको हम पूरा फॉलो करते हैं। लोग जितने वाहन है वो RTO द्वारा वेरीफाइड है या नहीं? RTO द्वारा वेरीफाइड है और हर साल उनका सर्टिफिकेट हम रिन्यू कराते हैं। कुल कितनी बसें हैं? लगभग 4 बसें हैं। 4 बसें चलती है रूटीन में। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि पीलीभीत में इतना खास RTO विभाग के द्वारा जो परिवहन विभाग है इतना खास अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। फिलहाल अधिकारी का कहना है कि हमारे द्वारा चेकिंग व टैक्स वगैरह सब देखा जाता है और गाड़ियों के चालान भी किए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि और सुधार होता है या नहीं। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, पीलीभीत से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।